नहीं, पछतावा तो सबसे बड़ा ये है कि मैंने शादी क्यों की। वो एक और ट्रेजेडी आपकी जी। जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप समझती हैं कि गलत इंसान से शादी करने से बेहतर है कि बंदा शादी ना करे। ये बेहतर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कि बंदा शादी ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतना बड़ा नाम शाज़मा हलीम हमारे रूबरू बैठा हुआ है, आपको पता है कि ये कितनी बड़ी इज़्ज़त अफजाई आपने मुझे दी है। ये आपका बड़ापन है, वरना मैं यही कहूँगी कि मतलब इतना नहीं है कुछ, लेकिन आपका बड़ापन है। हमारे जो नई जनरेशन है उनका बड़ापन है जो हमें पहचानती है। मैम आप आइडेंटिटी हैं हमारी, KPK की तो हैं ही हैं, आप हमारे मुल्क की आइडेंटिटी रखती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतलब इतने अरसे से काम कर रही हैं, आप में ज़रा बराबर भी कोई बदलाव नहीं आया, ना आपकी शक्ल में ना आपकी पर्सनैलिटी में। आप माशाल्लाह फ्रेश की फ्रेश हैं, इसका क्या राज है? मैं तो पहले ये कहूँगी यासर के मेरे ख्याल में ये आपका हुस्न नज़र है। अच्छा। और ये है कि बदलाव तो आ जाता है, लेकिन एज ए आर्टिस्ट थोड़ा सा रखती हूँ खाने पीने में, थोड़ा मतलब एहतियात, वॉकिंग में थोड़ा सा मतलब ये करती रहती हूँ, तो अच्छा है, फिर ठीक लेता है। ओके ओके ओके, ठीक है जनाब, हम स्टार्ट करते हैं जी अपना जो क्वेश्चंस का सिलसिला है। मैम सबसे पहले मुझे बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी, मैं पैदा हुई हूँ सवाबी में 1970 में, और ये 31 जनवरी का अच्छा, महीना वैसे था। एक बात बताऊं, मैंने 31 जनवरी ही सोचा हुआ था, मुझे नहीं पता था आप इतनी बोल्ड हैं कि आप 1970 भी बता देंगे। नहीं, बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ कि मतलब कि लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आप ऑन करती हैं ना उस चीज़, कब से हूँ। सही है सही है। और आपने बताया सवाबी में आप पैदा? जी, सवाबी में। अच्छा, सही, गाँव में पैदा हूँ। ठीक है। और मैम आपके सिबलिंग्स कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 7 सिस्टर हैं। अच्छा। और 2 ब्रदर्स हैं। 7 सिस्टर्स और 2 ब्रदर्स। तो ये 7 सिस्टर्स में आपका नंबर क्या है? सेकंड है जी। और भाइयों का नंबर? लास्ट। आपको पता है ना पठानों का कि बेटियां हो जाती 1 2 3 4 5, फिर कहते अभी बेटा होगा, अभी बेटा होगा। तो मतलब इसी में बेटियां ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि पठान को अपने जायदाद के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए बेटा ही चाहिए होता है। हाँ, ये तो है, ये तो है। ये एक सैड बात है, लेकिन है। अब ये हमारे जो फैक्ट है उसको तो आप बदला नहीं जा सकता ना। सही है। तो आप सेकंड नंबर पर? मैं सेकंड नंबर। अच्छा जी, ठीक है। तो आपकी वालिदा और वालिद जो हैं उनका बताइए कि वालिदा तो आपकी हाउसवाइफ होंगी? जी बिल्कुल। तो वालिद साहब आपके क्या करते थे? वालिद साहब मेरे पहले जो थे आर्मी में थे। अच्छा। फिर वहाँ से रिटायर हो गए, फिर GTS में थे, और अभी फोत हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जवारी रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनको बख्शे। कब डेथ हुई उनकी? 13 साल हो गए हैं जी। 13 साल हो गए जी, 13 साल। ठीक। तो मुझे बताइए आपके घर का जो एनवायरनमेंट था, आपके घर का माहौल था, वो किस तरह का था? बहुत सीधा सादा। हम गांव में रहते थे। मैंने प्राइमरी तालीम अपने गांव में पूरी की है। अच्छा जी। मतलब 8 तक भी मैंने अपने गांव में ही पढ़ा है। ओके। फिर उसके बाद जो है तो पठानों में ये ज़्यादा वो था कि जब बच्चियाँ 12 साल की हो जाती, उनके मंगनियाँ शुरू हो जाती, शादियाँ शुरू हो जाती। बड़ी बहन की मंगनी हो गई, तो उसकी जब शादी होने वाली थी, तो फिर मेरी फुप्पी तो उनके कज़न थे दूर के, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ निकाह कर लेते हैं ना। हाँ। तो बस वो मैंने रोना धोना शुरू कर दिया, शोर शुरू कर दिया, क्योंकि 8 क्लास में पढ़ती थी, तकरीबन 7 में पढ़ती थी। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं आप पढ़ोगी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बाप के साथ उनका बाजू बनूंगी, और मेरे बाप का बड़ा बेटा नहीं है, तो मैं उनके साथ कमाऊंगी, अपनी बहनों को पढ़ाऊंगी, और मैं बेटा बन के दिखाऊंगी। लेकिन वो कोई बात सुनने वाला नहीं था। खैर वो बात जो थी तो उन्होंने मतलब पक्की कर दी कि भाई ठीक है। अच्छा। जब मतलब कि हम शादी करेंगे, मेरी पप्पो जो थी उनके कज़नों कह रहे कि जब हम शादी करेंगे जब देखी जाएगी। अच्छा। तो वो बात पक्की हो गई है, और लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, यहाँ इधर मान नहीं रही थी। ठीक है। फिर वो सिलसिले ऐसे बने कि माशाल्लाह वो बड़े हो के कोई ऐसा अच्छा सच बंदा नहीं निकला। मतलब कि पढ़ा भी नहीं है उन्होंने,
काम भी नहीं था, ठीक, रोजगार भी नहीं था। फिर मेरे वालिद को भी फील होता था कि मेरी बेटी जो है तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और ये जो है तो इसका माइंड और उनका मिल नहीं रहा, तो वो थोड़े से क्लेश आने लगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी बेटी को नहीं। अच्छा, उन्होंने खुद ही कहा? हाँ, कहा कि मैं अपनी बेटी को नहीं देता हूँ। बस फिर काफ़ी फैमिली में वो बने हैं, लेकिन ये कि वो लड़का जो है तो ज़िंदगी से निकल गया। और जब मैं 8th क्लास में आ गई तो मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका ये पूरा एक टांग जो थी तो वो ख़राब हो गई थी। अच्छा जी। फिर मुझे उस वक्त फ़ील हुआ कि मतलब हमारा कोई चाचा नहीं है, तो मेरे वाले साहब एक ही थे और मेरी 2 फूफियाँ थी। अच्छा, इकलौते थे? इकलौते थे। अच्छा जी। तो मैंने कहा कि यार क्यों नहीं मैं ऐसी जगह पे चली जाऊँ। मैंने 8वीं का इम्तिहान दिया था। मेरे मामू का बेटा था मोहम्मद इसरार यूसुफजई, आजकल वो कनाडा में मुकीम है अपने बच्चों के साथ, जहाँ भी है खुश रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया है। अच्छा जी। तो वो मुझे लेके आए पाकिस्तान टेलीविज़न में। अच्छा। मैंने उनको कहा कि मुझे काम चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कैसे काम करोगे, 8वीं क्लास के बच्चे को कौन काम देता है? कौन काम देता है? मतलब कि ठीक है, लेकिन क्या है, काम तो कुछ भी नहीं है, और अगर है तो उसके लिए कम से कम उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ कि मैट्रिक जो था वो लाजमी था। आप टीचिंग करती हैं या नर्सिंग करती हैं या कुछ भी काम करती हैं। अच्छा, औरतों का जाना भी इतना बाहर नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा है, आजकल तो हम लोग बहुत वो कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैंने टेलीविज़न में आना है। वो इंजीनियर थे पाकिस्तान टेलीविज़न में। अच्छा। इस्लामाबाद में थे। अच्छा जी। तो कहते हैं कि मैं वहाँ तो उर्दू होता है ज़्यादा, उर्दू आपकी इतनी साफ़ नहीं है। उस वक्त इतनी उर्दू आती नहीं थी। 8वीं जमात थी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको 8वीं का जो मैंने इम्तिहान दे दिया, बोर्ड का इम्तिहान था उन दिनों, तो मैंने बोर्ड का इम्तिहान दे दी, तो उन दिनों 3 महीने बाद रिजल्ट आता था। तो वो मुझे ले गए पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर। तो पहले मुझे रेडियो ले गए। अच्छा। तो मैंने रेडियो में प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये आप ग़ालिबन किस सन की बात करी? ये 86 की बात 86 की 86 की बात कर रही हूँ। तो मैं वहाँ चली गई हूँ। वहाँ से एक बातूर प्रोग्राम होता था, बातूर। हाँ। तो वहाँ मैंने बच्चों का प्रोग्राम किया। निसार मोहम्मद खान अल्लाह उनको बख्शे और लाइकज़ादा लाइक मेरे टीचर्स में से थे। उनने मुझे बोलना सिखाया। मैं टिपिकल गाँव की लड़की थी, पख्तून लड़की थी। ये चादर बिल्कुल ओढ़ के यहाँ, और बस डरती भी थी बहुत। और अगर कोई कह भी देता था ये क्या किया है, तो मुझे रोना भी जल्दी आ जाता था। तो फिर उसके बाद मैं गई हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न, जानदीप सोहेल को भी अल्लाह बख्शे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा नाम उन्होंने मुझे अपने ड्रामे में कास्ट किया। उस ड्रामे का नाम था दंगिसुकी, और दंगिसुकी ऊंची चोटी। अच्छा, मतलब ऊंची चोटी पहाड़ी की। अच्छा, ऊंची चोटी। तो मुझे उसमें कास्ट कर लिया गया था एक सेक्रेटरी के रोल में। जैसे मतलब सईद सरदार बादशाह साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बहुत नाइस बंदे हैं। सईद मुमताज़ अली शाह साहब को अल्लाह ताला उनकी जवार रहमत में, अपनी अच्छे जवार रहमत में जगह दे। तो मतलब कि उन लोगों ने मुझे सिखाया। मैं सईद सरदार बादशाह की सेक्रेटरी बन गई, और उनकी सारे बख्शिश के हो गए। देखिए, अनिल एजाज हमारा बहुत बड़ा नाम था। तो अनिल एजाज सईद सरदार बादशाह की बीवी थी और मैं सेक्रेटरी थी। तो वो मुझ पर शक करती थी कि मेरे हस्बैंड इस पे लाइन में मारे। ये सिलसिला था। ठीक है। तो पहले मैंने जब ड्रामा किया तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। अच्छा, मुझे डर नहीं लगता था ना। मेरे अब्बू भी ये कह रहे थे, अल्लाह ताला बख्शे उनको, कहते थे इसरार इसको ले जाओ, लेकिन ये जब कैमरा देखेगी ये खुद ही डर जाएगी, वापस आ जाएगी, इसका शौक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई फील नहीं हुआ कि सामने क्या है, कैमरा है या कोई बैठा है या कोई। बस उन्होंने डायलॉग दी, मैंने डायलॉग पढ़ना शुरू कर दी। तो बस जो ही मैंने वो एक ड्रामा की, उसके बाद खज़ां के बाद, उसके बाद शोर, उसके बाद जगरातें, शुगिरी। हम आपके करियर पे आते हैं। ये असल में बात ये ना कि आप एकदम से ना, हम लोग आपके उस जगह पे चले गए इंटरव्यू में जो कि आपका एक मेन जिंदगी का वो है ना। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इतनी बदबख्ती है कि आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, इन चीज़ पे कभी बात ही नहीं हुई है। मुझे बताइए, आपने एजुकेशन कितनी हासिल की? मैंने BA किया है। आपने BA किया है? किस सब्जेक्ट में? मैंने इस्लामियात में और सिविक्स। इस्लामियात और सिविक्स में? अच्छा। और मतलब आपका जो स्कूल था ये कहाँ, सवाबी में था? सवाबी मैंने 8th तक पढ़ा। अच्छा। तो उसके बाद मैंने पेशावर लेडी गिरफ्त में दाखिला लिया। ठीक है। फिर वहाँ पे पेशावर में कोई थे नहीं, तो मतलब कि रिलेटिव नहीं थे, तो हॉस्टल में मैं खुश नहीं होती थी। फिर मैं इस्लामाबाद चली गई, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में सिस्टर की शादी हुई थी। मुझसे जो छोटी सिस्टर थी उसकी शादी हो गई थी। अच्छा। मैंने चूँकि एक एम ले लिया ना कि मैं अपने बाप के साथ, मतलब कि कंधे के साथ, हाँ, तो उनकी शादी हुई थी। तो मैंने अपनी बहनों ही से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आ जाइए यहाँ मार्किला कॉलेज में। मैंने दाखिला लिया। फिर मैं अपनी बहन के साथ रहती थी। अच्छा, आप इस्लामाबाद से पढ़ी? जी, मार्किला से। इसलिए अच्छा, इसने भी आपकी उर्दू थोड़ी सी निखारी ना, है ना? थोड़ी सी इसलिए अच्छी है। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे बताइए, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं?
बस उर्दू बोल लेती हूँ, पंजाबी बोल लेती हूँ, पश्तो बोल लेती हूँ। और हिंद को भी आती है आप? हिंद को थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि पेशावर में मेरी बदबख्ती ये है कि मैंने हिंद को ड्रामा नहीं किया। हाँ। क्योंकि अगर किसी ने दे दिया होता तो मैं कर लेती। लेकिन मैं पश्तो में और उर्दू में इतनी बिजी रही कि हिंद को की तरफ नहीं, उस तरफ नहीं आई। हाँ, मुझे बहुत शौक है कि मैं हिंद को ड्रामा, लेकिन समझ आती है, समझ आती है, हिंद को आती है जी। और इंग्लिश तो बस मतलब कि फॉर द टाइम जहाँ ज़रूरत हो तो बोल लेते। अच्छा, मुझे बताइए, जब शोबिज़ में आप नहीं आई थी तो आपकी कौन कौन सी एक्ट्रेसेस थी जिनसे आप इंस्पायर्ड थी, जिनके काम को देख के आप कहती थी यार मुझे ये बनना है? शोबिज़ में जब नहीं आई थी तो उस वक्त मैं आपको सही बात बताऊं कि गरीबी थी। अच्छा। अपने घर में कोई टीवी नहीं था। हाँ हाँ। पड़ोस में दीवार फलांग करके जाती थी। कभी हाथ टूटता था, कभी जख्मी होता था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पीछे घर में टेलीविज़न होता था। हाँ जी। और उनकी बड़ी खुशामद भी करनी पड़ती थी कि आपके लिए पानी भरते हैं, आपके लिए कूड़ा फेंकते हैं। देखिए हमारी ड्रामा लगा टीवी देखने, एक टीवी के देखने के लिए तो वहाँ जाते थे। तो उस वक्त नौशाबा में बहुत ज़्यादा वो थी, तो मैं इनकी ये हंसती थी तो मुझे इनकी हंसी, इनका एक ड्रामा था, मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो उसमें ये उस पर झूले पे बैठी होती है, बड़े बाल खोल कर बड़ी खूबसूरत हंसती है। अच्छा। मुझे इनका हंसना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। और जो मैं 8 बजे का ड्रामा होता था पाकिस्तान टेलीविजन से, प्राइम टाइम पे जो होता था, तो उसमें सकीना सम्मो और उस्मा गिलानी से बहुत ज़्यादा मैं था। और उस्मा गिलानी साहब के साथ तो हम आगे डिस्कस करते हैं, आपने क्या कारनामा अंजाम दिया। ठीक है मैम। अच्छा, मुझे बताइए, वैसे कभी ग्रो अप करते हुए आपने ये कहीं सोचा हुआ था आपने अदाकारा बनना? नहीं, आपने कभी भी नहीं ना सोचा। और स्पेशली जो आप मुझे अपना बैकग्राउंड बता रही हैं, तो यार एक पश्तून इस तरह की लड़की जो कि मतलब इस तरह के बैकग्राउंड में रहती है, मुझे ये बड़ी इंस्पिरेशनल लगती हैं आप लोगों की स्टोरीज के। उस जैसे इलाके से आप बगावत एक तरह से करके, तो ये इसमें किस किस ने आपका साथ दिया? मेरी मदर ने साथ दिया, और भाई तो मेरे चूंकि थे ही नहीं, ज़्यादातर साथ मेरे वालिद साहब ने दिया। आपके वालिद ने दिया? जी, मेरे वालिद। और इस साथ देने में उनको मुखालफतें तो बहुत उठानी पड़ी? बहुत ज़्यादा। क्या क्या हुआ था? ख़ानदान में बहुत ज़्यादा, हमारे ख़ानदान हमसे कट गया था। हाँ जी। और इवन देन मतलब कि जब मेरी बहनों के रिश्ते आने लगे तो वो भी कहते थे कि आपकी बेटी जो है टेलीविज़न में, तो उसमें भी थोड़ा सा था। लेकिन ये है कि और मेरे वालिद साहब नमाज के लिए जाते थे, आज भी मुझे वो दिन याद है। तो मस्जिद में भी उनको ये कहकर पीछे खड़े कर देते थे कि आपकी बेटी जो थी वो टेलीविज़न में। तो ये सख्तियाँ जो थी, तो ये वो पीछे नहीं हटे। नहीं, ये सारी मेरे वालिद साहब ने की है, सारी उन्होंने मतलब कि बर्दाश्त की हैं। कि उनको रास्ते में भी कहा जाता था कि ये शाज़मा के वालिद जो चली गई है टेलीविज़न, और इसके हाथ कभी नहीं आएगी। और मुझे आज अफसोस हो रहा है यासिर साहब के, अगर वो आज होते, उनको पता चलता कि मेरी बेटी माशाल्लाह किस मकाम पे हैं, लोग उनको कितना याद करते हैं। मेरे जो फैंस हैं, जिसे हम पश्तो में मीनावाल कहते हैं, मेरे जो फैंस हैं वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं, तो वो आज खुश होते हैं कि मैंने जो उनका साथ दिया। तो नहीं, वो बहुत प्राउड फील करते हैं। आपने हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, अपने इक़दारों को नहीं छोड़ा, अपनी रवायतों को नहीं छोड़ा। और मुझे ये समझ नहीं आती कि आप जैसे नाइस लोगों को ज़िंदगी में ये सब जो झेलना पड़ा, जी, उसमें एक बहुत बड़ा कसूर माशरे का भी है डेफिनेटली। मुझे एक बात बताइए, लोग क्यों समझते हैं कि शोबिज़ एक बहुत गंदी जगह है? शुरू में तो यासिर साहब ऐसा था कि हमारे पास हमारी पठान खुसूसी जो बेटियां थी वो नहीं जाती थी। लेकिन आप बता सकते हैं क्या वजह थी? यही कि हमारी बेटी है, बाहर जाएगी, ये मतलब कि फिर अपनी पसंद से काम करेगी, ये मतलब कि अपनी पसंद गैर मर्दों के साथ रहेंगी, फिर ये आवाज़ उठाएंगी, मतलब कि हमारे बराबर आके खड़ी होंगी, भाइयों के बराबर खड़ी होंगी, ये चीज़ें थी। आजकल तो माशाल्लाह पठानों ने बड़ी तरक्की कर ली। जी। आजकल तो बच्चियाँ हमारी पठानों में, पुलिस में भी। लेकिन आपको पता है कि ये आप लोगों की सैक्रिफाइसेस हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ तक पहुँचे। ये है क्योंकि आप लोग पिसे हो तो वो रंग निकला है ना। लेकिन मसला ये है कि हमें दुख इस बात का होता है कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और हम लोग सिर्फ आपके काम की हद तक आपको आज तक जानते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें, बॉलीवुड में देखें, हॉलीवुड में देखें, वो लोग अपने आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आप लोगों का, मेरा नहीं ख्याल आपका इस तरह का इंटरव्यू कभी आज तक हुआ है जिसमें आपकी है ना कोई पर्सनल की। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि लाइक आप जब आ गई, फील्ड में आ गई, तो आपकी फैमिली, एक तो ख़ानदान था, तो जो मिलने जुलने वाले लोग थे उनका क्या रवैया था आपके जब आप कामयाब हो गई? शुरू में थोड़ा सा मसला था। जब कामयाब हो गई हूँ तो फिर सारे लोग कह रहे थे हमारे बच्चों को भी साथ ले जाओ,
प्रोग्राम में मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते थे, बच्चों का प्रोग्राम होता था, मैंने बच्चों के प्रोग्राम भी किए, उन कंपेयर किया, और बड़ों के प्रोग्राम भी बहुत किए, मज़ाहिया प्रोग्राम भी बहुत किए। उन दिनों हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोग्राम हुआ करता था रंग परंग, ये पश्तो में? अच्छा जी, ओके। तो उसमें इस्माइल शाहिद साहब थे, उसमें सईद रहमान शीनो साहब थे, अल्लाह बख्शे, उसमें काजी मुला साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे। मतलब कि हमारे बहुत गुलबाली साहब थे, जिसको मतलब कि गुलबाली की आवाज़ से, तो वो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था। उसमें मैं छोटी सी एक बात करती थी और आउट, और वो खाके होते थे। अच्छा, ठीक। लेकिन उसमें ऑडियंस फिर सामने बैठी होती थी, कवाली होती थी। हाँ, अच्छा। तो लोग कहते थे कि हमें भी ले जाओ, आ जाते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे। लेकिन मैं हूँ ज़रा एक रास्ते का बंदा। जब एक दफ़ा किसी के साथ ठंड है, बस ठंड है, मतलब माफ। हाँ, नहीं जी, ये कभी मैं कहती हूँ कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह मियाँ को ऐसे लोग पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भी तो अल्लाह ने पैदा किया है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये आपकी खूबी है या खामी है? मेरे ख्याल में खामी है, लेकिन जो कर देना चाहिए, है ना? हाँ, ये भी कह सकते हैं ना। हाँ। लेकिन मैं कभी कभी दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझसे ये चीज़ निकाल लें, क्योंकि जिसके साथ एक दफ़ा ठन गई तो ठन गई है। मैं अगर ये कहें कि मैं एक रास्ते का बंदा हूँ, तो बस वो मैं एक रास्ता वो है। हाँ, जब मैंने कह दिया है सो कह दिया है। सही है। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि ज़रा आप एक तरह से फोकस्ड हैं, आप मतलब आपका पैथ अपना पता है, आप क्लियर तो है ना, बिल्कुल। तो ये बड़ी बात होती है। ठीक है जी। अच्छा, पहला किरदार क्या मिला था आपको जब आप ड्रामा में आई? रेडियो में पहला जो किरदार मिला, तो वो एक ड्रामा रेडियो में भी मैंने किया। तो वो एक ज़मींदार की बीवी का मिला, कि एक ज़मींदार की बीवी है और इनका बेटा जो है हुजरे में जाता है, फिर मतलब किसी लड़की के साथ अच्छा, ठीक है, अफेयर चल जाता है। तो फिर इसके माँ बाप जो है तो उसको गुस्सा करते हैं, और इस तरह किरदार मिला। और पाकिस्तान टेलीविज़न में जो मैंने पहला ड्रामा था दंगीसू की, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऊंची चोटी, तो उसमें किरदार ये सेक्रेटरी का मिला था। लेकिन वो पहला किरदार? हाँ, वो पहला किरदार। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि बेसिकली जो भी आपकी डेफिनेशन है आर्टिस्ट होने की, मतलब एक ज़रा आपका अपना भी एक एज एन आर्टिस्ट आपकी एक डेफिनेशन होगी ना आपके नज़दीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिस्ट होना क्या है, शाज़मा हलीम के नज़दीक आर्टिस्ट होने की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगी? हम आर्टिस्ट लोग कौन होते हैं? अपनी पर्सनैलिटी को मारना होता है, अपने आप को अंदर से ख़त्म करना होता है। आप में वो किरदार अंदर चला जाता है जो आपको प्रोड्यूसर, जो आपको राइटर, जो आपको अपना फ़ैन देता है कि भाई ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं शाज़मा से कि ये एक माँ बन जाए, एक दुखी माँ हो, दुखियारी माँ हो, या हर वक्त रोए या हंसती रहे, फैशनेबल हो। तो मुझे शाज़मा हलीम को मारना पड़ता है, और मैंने शाज़मा हलीम को मार के तो उसके बाद मैंने एक नाम मकाम हासिल किया है। मेरे जब तक आर्टिस्ट अपने आप को अंदर से नहीं मारेगा, वो कभी भी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। उसने अपनी पर्सनैलिटी को मारना है, फिर उसके बाद जाके वो एक अच्छा आर्टिस्ट उभरता है। ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मतलब इस फील्ड में एक बात कही जाती है, मैं जब एक्टिंग पढ़ रहा था तो पहले मैंने भी बड़ा काम किया, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो ये कहते हैं कि हर किरदार जो आप करते हैं वो आपसे कुछ लेता है और उसके बदले में आपको कुछ देता है। ठीक है, आप एक किरदार करने से पहले जो होते हैं वो उस किरदार को करने के बाद दोबारा नहीं बन सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई इसमें है। बिल्कुल इसमें सच्चाई है कि आपने तो ये कह दिया कि मतलब कि आप का वो कुछ देता है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक आपको फॉर द टाइम कुछ दे देता है। ठीक है, मतलब कि वो यादें रह जाती हैं, लेकिन आप बन नहीं सकते दोबारा। ठीक है, आपने जो एक कर दिया है सो कर दिया है। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टेलीविजन में मैंने ज़्यादा काम किया है, तो 3 दफ़ा वो हुई हैं, रीटेक्स हुई हैं, 3 दफ़ा हुई, 4 दफ़ा हुई हैं। लेकिन मैं अक्सर कहती थी मसूद अहमद शाह को, जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और मैंने इनसे बहुत सीखा, तो उनको मैंने बार बार कहा कि जहाँ मैंने ये कर दिया, डायलॉग बोल दिया, दोबारा नहीं हो सकता। रॉ है ना वो, मतलब हाँ, बस एक दफ़ा कर दिया है सर तो कर दिया है। और फिर जब 2-3 बार उन्होंने कर दिया था, वो मुतमईन नहीं होते थे। फिर मैं आखिर में कहती है कि सर लगाना वही है जो पहले बार। यस, ये बात है। तो वो नेचुरल है। मैं ये बहुत सारे एक्टर्स जो बड़े इन्होंने मुझे बताया कि जो पहला शॉट होता है नेचुरल होता है वो उसमें। फिर मतलब कि ये कि मुझ में बनावट नहीं है। अगर आप मुझसे अभी मेरी और आपकी तो पहली मुलाकात है, लेकिन अगर आप मेरे साथ मतलब कि फिर भी मिलेंगे तो वैसे भी मिलेंगे, तो मैं ऐसी मिलूंगी, ऐसी बात करूंगी, ड्रामे में भी ऐसी बात करूंगी। वो जो बनावट होती है वो नहीं है मुझ में, वो नहीं है। जो मतलब कि कोई कहता है ना कि भाई हमारे लिए छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर दें, उससे कहिए कि ये हमने हाँ, तो उसमें कहती है जी वो इस तरह बात, ये मुझसे नहीं होता, मैं नहीं बना सकती। बहुत सारी औरतें, लड़कियां हमारी बना सकती हैं, मैं नहीं बना सकती। मतलब मैं जो हूँ
झट से बोल देती हूँ बस, मतलब मुझ में वो तो बनावट ये नहीं। वैसे एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो इस तरह के लोग होते हैं इनकी मतलब थोड़ी सी टफ होती है लाइफ, मुश्किलात। आपने क्या क्या मुश्किलात इससे इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे झेली हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली हैं, क्योंकि यहाँ पे तो झूठ बिकता है, फेक तारीफ जो है वो होता है। आप तो नहीं है इस तरह की, मैं आपको चाहे मिल पहली दफ़ा रहा हूँ लेकिन आपके मतलब मैंने सुने इंडस्ट्री में, आपने क्या क्या सहा है इसकी वजह से? सबसे पहले तो मैंने ये सहा है कि यासिर साहब के, मुझे पता है कि लोग मेरी इज्जत करते हैं और मैंने अपने कैरेक्टर रोल के साथ बहुत इंसाफ किया है। जब मैं मतलब कि 8वीं जमात में थी, 9th में आ गई हूँ, लेकिन उस वक्त मैं जावेद बाबर की माँ बनी थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे यंग उसमें वाइट बाल कर दिए। अच्छा ठीक है। मेरे ये जगह ब्लैक कर दिए, ठीक है। मेरी हल्के लगा दिए, जोरियां बना दी मुझे, मतलब कि लाइनें लगा के माथे पे ये, तो मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कि उस वक्त मैंने माँ का किरदार किया। बहुत ज़्यादा मतलब कि उस वक्त यंग भी थे, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था, जैसे जस्ट लाइक लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा किसी के साथ अच्छा, वो नेपोटिज्म जो पीछे के मेरे अब्बा या किसी के साथ उठना है, बैठना है, या मेरे वाले साहब जो है जनरल कर्नल है, या मेरे वाले साहब जो है कोई सियासी बंदा है, या मेरे वाले साहब कोई लॉयर है, तो मतलब कि उनको थोड़ी सी वो मिल जाती है ना कि भाई एक, आजकल भी आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं और एक ही रात में इधर से इधर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चलिए। और अगर आप उनको थोड़ा सा कुरे दें तो आपको पता चलता है कि उनके कनेक्शंस निकल आते हैं। आपका तो वैसे भी मुझे आपने बता दिया कि आपके साथ तो कुछ था ही नहीं, आप सेल्फ मेड, कुछ भी नहीं था। और मेरा ख्याल है आपके दौर के जितने भी लोग हैं वो सब सेल्फ मेड लोग, बिल्कुल, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई था नहीं। और वैसे भी आई थिंक पाकिस्तान टेलीविजन तो उस वक्त बिल्कुल नया नया ही मतलब एक तरह से अपने उसमें चल रहा था। और पेशावर सेंटर को तो मैं कहता हूँ आप और नौशाबा मैडम और इस तरह के जो लोग हैं इन्होंने ही पहचान दी है बुनियादी तौर पे। अब थोड़ा सा आप बताएंगे कि उस दौर में मतलब पेशावर सेंटर के साथ थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक किया जाता? अभी भी किया जा रहा है, अभी तक चुनाव अभी भी जारी है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे एक्टर थे हमारे पास। जैसे आपने नौशाबा बीबी का नाम लिया, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं जी जी, और नजीबुल अंजुम साहब जो कि बहुत अच्छे लेजेंड है। उनका तो मतलब कि उनकी तो अगर आप ऐसे बोलते हैं ना तो बंदा कहता है कि एक एक लफ्ज़ उनका कैच करता जाऊँ ना, मतलब ऐसे। मैं तो उनके साथ जब बैठती हूँ तो मैं उनके होंठों को देखती हूँ, उनके तलफ़्फ़ुज़ को मैं कैच करती रहती हूँ। उन्होंने भी एक किसी प्ले में आपके वालिद साहब का रोल किया था, है ना, वो काफ़ी मशहूर हुआ था। जी जी, अना में उनके मेरे साथ काम किया था, और पश्तो में भी उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किए। तो उनके तो तलफ़्फ़ुज़ ऐसा है ना कि मतलब कि वो बंदा कहता है कि मैं इस तलफ़्फ़ुज़ को खींचता जाऊँ और अपने दिल में समाता जाऊँ, क्योंकि उनकी बोली। अच्छा नीला इजाज़ साहिबा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। मतलब हमारे बड़े रशीद नाज साहब, अल्लाह ताला उनको बख्शे, कि उनके साथ मैंने एक ड्रामे में काम किया, खापुने में। छाप जिसे कहते हैं ना, आप मट्टी में या रेत में पाँव रख देते हैं ना, तो जब आप उठा लेते हैं जो रह जाता है उसको खापुना बोलते हैं, खाप। अच्छा, फिर खापुना ना कदमों के पिछले नक्श। तो उसमें मैंने उनके साथ काम किया था, बड़ा ज़बरदस्त, रशीद नाज साहब के साथ। फिर उनके साथ और भी काम किया, हो सकता है आप आएंगे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, एक मुझे बात आपसे पूछनी है कि ये तो आप मानती हैं कि आर्टिस्ट जो इंसान होता है वो नॉर्मल आदमी नहीं होता। एक नॉर्मल से मुराद है कि एक रेगुलर, एक आम आवाम जैसा इंसान नहीं होता। उसका मुशाहिदा, उसकी जो चीज़ें होती हैं वो मुख्तलिफ होती, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, यही उसको आर्टिस्ट बनाता है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि ये जो सेंसिटिविटी है आपके रियल लाइफ में, उसने आपको कितना हेल्प किया एक्टिंग में? क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा है, वो कहते हैं कि हमारे फैमिली में जब कोई डेथ हो जाती है ना, तो अब हम लोग रियल में रो ही नहीं सकते। हाँ, ये क्या है ना, ये है कर रही है। ये कैसे है, ये मुझे बताइए, आइडेंटिटी कैसे लूज हो जाती है? मतलब जब आप एक तो मैं मतलब कि आपके इस प्रोग्राम की वजह से मतलब कि सब जो जितने भी टेलीविजन है, जितने भी प्रोड्यूसर, उनको ये कह रही हूँ कि एक छाप मत दीजिएगा एक औरत को, एक एक्टर को छाप लग जाता है ना करें। हाँ, मतलब कि बार बार उसको। तो मैंने इतने ज़्यादा ऐसे रोल्स किए हैं, दुखियारी माँ का, दुखियारी बहन का, दुखियारी बीवी, उसका बेवा का मतलब कि ऐसे किए ना। तो उसमें मतलब मजलूम कैरेक्टर्स में आपको ज़्यादा टाइप किया गया है, बहुत ज़्यादा। और जब भी मतलब कि कोई ऐसा, नूर बशर नवीद साहब प्रोग्राम देखते भी होंगे तो वो मुझे कहेंगे कि आपने मेरे पीछे फिर बात कर ली। मैंने उनको जब भी देखा तो उन्होंने मेरे मतलब कि वैसे तो आप लिखते हैं तो जाहिर है कलम की स्याही काली होती है या नीली होती है, लेकिन नूरुल बशर साहब को मैं यही कहती हूँ कि नूरुल बशर साहब जब भी आप लिखते हैं मेरे लिए वाइट स्याही से लिखते हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मतलब फिर अगर हम रियल में किसी के साथ कोई अफसोस भी करते हैं ना, फिर बाद में जाके ये ड्रामा कर रही है, यही तो मुझे होता है। ये है कि सेंसिटिविटी हमारी जो है वो
मतलब कि वो इतनी अप हो जाती है कि अब हम जब आते हैं उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, जवानी होती है, लेकिन अब जब इस एज में होते हैं मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, आपने देख भी लिया होगा 1 घंटे 2 घंटे में मैं इतनी टची हूँ ना। लेकिन ये कि अगर थोड़ा सा इस तरह हो भी जाए तो कभी कभी मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मा ड्रामा कर रही हो, तो मुझे फील भी होता है ना कि मतलब कि ऐसा कहते हैं, दुख भी होता है कि मतलब हमारी जो सेंसिटिविटी है उसको लोग सही तरीके से लेते ही नहीं कि मतलब। अच्छा मैम, एक और बहुत बड़ा सवाल है मेरे जहन में कि एक टैबू है, एक बेसिकली एक लोगों का एक रवैया है इस चीज़ का कि शोबिस की औरतें बड़ी आज़ाद ख्याल और बड़ा एक बागी तबीयत की होती हैं। ज़ाहिर है आपका तो बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड से, आप तो मतलब एक आउटसाइडर थी जो इस फील्ड में आई हैं। जी जी। लेकिन पुख्तून होने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डबल हो जाती है चीज़ उस एरिया में, और ख़ास तौर पे उस टाइम जोन में, उस टाइम लाइन में जब आप काम कर रही थी। तो आपने, एक तो आपके वालिद साहब थे पीछे, तो चलें उसकी भी एक पावर थी आपकी, लेकिन एज अ औरत, एज अ लड़की उस ज़माने में आपने ये टैबू हैंडल किस तरह किया? गुस्सा तो आता होगा जब लोग इस तरह के कमेंट। बिल्कुल। मैं आपको बात बताऊं यासिर के, मैं शुरू में बड़ी डरपोक थी। बैक पे वालिद साहब थे तो वो मुझे पुश करते रहे कि मतलब कि ठीक है आप आ गई हो इस उसमें, तो अब थोड़ा सा डट के मुकाबला करना, अब डट के रहना। तो फिर बाद में जब मुझे पता चला कि मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, माशरे को फेस करना आपके लिए बहुत बड़ी वो है कि अपने फ़न है आपके पास कि अपने माशरे को फेस कैसे करना है। ठीक है जी। जगह जगह हमने ठोकरें खाई हैं, जगह जगह खाने की जगह पे भी लोगों ने भी उंगलियां उठाई हैं, गांव वालों ने भी, रिश्तेदारों ने भी कि भाई ये तो चली गई है। अच्छा, बस में सफ़र करते हुए भी अगर आपने बस में सफ़र सीट पे बैठ गई तो उधर ये होती है तो वो, अच्छा फिर ये भी कहते ये तो बड़ा उसकी बीवी बनी हुई है, मतलब इस बात पे भी कि मतलब मैं तो अभी मैं तो अभी यंग थी ना, तो मतलब कहते थे कि बड़ा बस ये तो आए दिन ड्रामा में शादियां करते, प्रॉपर्टी हो जाती है ना। तो इनको फेस करते करते स्ट्रांग बन, पावर आ जाती है। अच्छा, ये आपको लगता है कि पावर आ जाती है या बंदा सुन्न हो जाता है? ऐसा भी होता है, डिफरेंट हो जाती है ना चीज़, कि मतलब के बीच में इंसान सुन भी हो जाता है, लेकिन अगर आप उसका जवाब दो तो इसका मतलब है कि आपके पास पावर आ गई है, और अब मैं जवाब दे देती हूँ। और तस्वीरें आपके साथ खिंचवानी है और मतलब ड्रामे आपके देखने हैं, लेकिन जब सामने आए तो कोई कहेगा यार ये हम नहीं चाहेंगे हमारी बेटी ये बने। हमारी बेटी ये बने। अभी भी मतलब कि अब मैं ये आपके प्रोग्राम में अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे अभी देखा, मैंने एक प्रोग्राम में भी ये कहा था, तो वो भी किसी का पॉडकास्ट थी और किसी रेडियो की, और मैं उसमें भी उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आप आ गई हैं, तो आप, मैंने कहा कि हाँ जी मैं आ गई हूँ, और आज मेरे वालिद साहब मुझे देखते तो बड़े खुश होते। तो मतलब फिर मैंने 2-3 बंदों से सुना कि उन्होंने मुझे कहा है कि हाँ आपके वालिद साहब आप पे उस ज़माने उस जहान में अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को गुनहगार समझते हैं कि उसने अपनी बेटी को पाकिस्तान टेलीविज़न में जॉब दिलाने पे कुछ नहीं कहा ना। तो मैंने कहा यार ये तो अल्लाह का और हमारा मामला है ना, भाई मेरा जो मामला है वो अल्लाह के साथ है, मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने मामलात अल्लाह के साथ ठीक रखती हूँ, मेरे वालिद का मामला अपने अल्लाह से। अब आपके लिए मैं क्या हूँ और मैं आप मेरे लिए क्या है, ये बात बताएं, माशरे में क्या हूँ। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि भाई देखें अभी भी ये लोग इस तरह हैं कि हम किस दौर में चल रहे हैं, आप कंप्यूटराइज दौर है, ग्लोबल विलेज है, हम जो है तो हम AI का ज़माना चल रहा है, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, दुनिया कहाँ पहुँच गई, लेकिन अभी भी हमारे जहनों में, खैबर पख्तूनख्वा की जहनों की बात करें, वहाँ के जहनों में अभी भी कोई ना कोई बंदा एक ऐसा निकल आता है जो आपको टोंट वो करता होता है ना कि भाई नहीं ये आपने गलत बात कर दी कि मेरे वालिद साहब इस पे खुश होंगे ना। और दोगलापन भी है ना कि कई लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो बड़े ओपन माइंडेड है, लेकिन जैसे ही आप साइड पर होंगी तो चुगली और गीबत शुरू हो जाती है। और इस फील्ड में तो आपको पता है, हमारी फील्ड में अनटिल और अनलेस आप बहुत अच्छे दोस्त हों या जानते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़। अच्छा जी मैम, यहाँ पर हम एक गेम खेल रहे हैं छोटा सा, क्योंकि कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी ना वो हो रही है सीरियस ही, आगे और भी सीरियस हो जाएगी। तो इस गेम का नाम है जी फेवरेट 6। अच्छा, 6 सवाल हैं और आपने मुझे बताना है कि इनके साथ आपका जो है ना मतलब क्या है। सीधी चीज़ें मुझे बताएं कि शाज़मा हलीम का फेवरेट कलर क्या है? ऑफ वाइट। ऑफ वाइट, नॉट वाइट, पूरा वाइट नहीं, ऑफ वाइट। क्या वजह है ऑफ वाइट की? निखरा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा। और अगर गंदा भी हो जाए तो गंदा लगता नहीं है। वाइट वाला थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो गंदा लगता है। और पाकिस्तान में तो हर चीज़ वाइट जो होती है वो ऑफ वाइट ही होती है, आपको पता है एनवायरनमेंट की वजह से। अच्छा जी, फेवरेट फूड क्या है आपका? खाने में क्या पसंद है? एक चीज़। बिरयानी। बिरयानी, और कौन सी, मटन या
कोई भी हो लेकिन बिरयानी हो, बस बिरयानी हो। पसंद है। वाह जी वाह वाह वाह। अच्छा जी, फेवरेट एनिमल या बर्ड आपका कौन सा? बिल्ली। बिल्ली पाली हुई है? जी मैंने पाली हुई। पसंद है जी बहुत ज्यादा। और ये आपके घर से आपको आदत है? आपके जी मुझे वालिद घर वालदा से शुरू से, हाँ जी शुरू से उनको उस पसंद वक्त था खा ये? के। अच्छा जी अच्छा। फेवरेट स्मेल क्या है आपकी? आपको क्या चीज़ की खुशबू सबसे अच्छी लगती है? कोई भी खुशबू हो, प्यारी हो, अच्छी लगती है। उसकी खुशबू में आप टैकल नहीं कर सकते कि मतलब कि क्या मैं उसको इस पे पहुंचूं, इस पे पहुंचूं। लेकिन एक खुशबू होती है ना, और मैं वो परफ्यूम वाली खुशबू की बात नहीं कर रहा, मैं इस तरह कह रहा हूँ जैसा कॉफ़ी होती है कि मतलब जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए, जिससे आपका वो कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपके असरअंदाज होता हो आपके मूड के ऊपर कि ये स्मेल जो है आपको। सुबह सुबह जब कभी उठूं और अपने गांव में गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा लगाए थे। अच्छा। तो उनकी, और नरगिस के फूल नहीं है, हाँ, हाँ। उनकी खुशबू बड़ी प्यारी लगती थी। मतलब फूलों की आपका वो है? फूलों की। अच्छा 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 जी। फेवरेट सिटी कौन सी है आपकी? इस्लामाबाद। ये आप देख लें, पुख्तून लोग क्या कहेंगे आपको कि आपकी क्या वजह है? अच्छा वैसे क्या वजह है? इस्लामाबाद की क्या पसंद है चीज़? बहुत ही कम उम्री में आ गई थी और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बहुत सेक्रीफाइसेस भी यहाँ किए, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा। फिर बहन भाइयों को लेके आई। और फैज़ाबाद में बड़ी भाग दौड़ की वैगनों के पीछे। अच्छा अच्छा। एक वैगन के पीछे भागती थी, वो कहता था हमारे पास जगह नहीं, फिर दूसरे के पीछे। और फिर मैं ये कहती थी कि अगर कभी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी बन जाऊं कि मैं हेलीकॉप्टर ख़रीद सकूं, तो मैं फैज़ाबाद के ऊपर हेलीकॉप्टर भी नहीं लेके आऊँगी। मुझे फेडअप हो गई थी ना इतना ज़्यादा, क्योंकि जगह नहीं मिलती थी। तो एक वैगन से उतर के दूसरे में तो इतनी भीड़ होती थी। अभी तो माशाल्लाह फैज़ाबाद बहुत अच्छा बन गया, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा। और ये तो आप जब की बात कर रही हो, उस वक्त तो एक लाइन होती थी और उसमें वो नहीं था। सही। अच्छा, फेवरेट रिलेशनशिप आपका क्या है ज़िंदगी में? मतलब आपके ख्याल से भाई बहन दोस्त मोहब्बत ये वो इनमें अगर कहा जाए तो आपका जो ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं उनमें आपका सबसे फेवरेट रिश्ता निभाना कौन सा अच्छा लगता है? बहनों के साथ। एज अ बहन? जी एज अ बहन। और छोटी बहनें बड़ी बहनें मतलब सबके साथ? हाँ जी सबके साथ। तो आप किस तरह की बहन है? सख्त वाली या नहीं? मैं बहुत अच्छी बहन हूँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन को भी ऐसे डील करती हूँ जैसे मुझसे छोटी हो। अच्छा ओके। मेरी बड़ी बहन है ना, मुझसे एक ही बड़ी है। तो उनका मदरली फिगर है। हाँ, तो मतलब कि मैं उनको ऐसे डील करती हूँ। और मेरी मदर बार बार मुझे कहती हैं कि मतलब अगर मैं ना रहूँ तो मुझे आप पे वो है कि आप अपने बहनों को इकट्ठा रखेंगे। ओके 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 ओके, वेरी नाइस जी। अच्छा जी, मुझे यहाँ गेम तो हमारी ख़त्म हुई, अब हम एक टॉपिक पे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपके मुतल्लिक है। जी जी। आप बहुत मशहूर हैं डार्क और गहरे किरदार करने के लिए जी। और आपने बचपन से ही इस तरह के किरदार ज़्यादा किए हैं जिसमें आप जी। पहले तो मुझे बताएं आपका मेथड क्या है? कि एक एक्टर होता है जो ऑन ऑफ होता है, जो एक्शन की आवाज़ सुनते ही उस दुनिया में पहुंच जाता है और कट पे बाहर आ जाता है। एक होता है जो मेथड एक्टर होता है, वो उसमें जीता है, उस एक्टिंग को, उस किरदार को घर भी ले जाता है। आप किस तरह की एक्ट्रेस हैं? निकल आती हूँ। निकल आती हैं? लेकिन ये क्या शुरू से या आपने सीखा है? ये मेरे ख्याल में सीखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं बनी नहीं थी कि मैं ड्रामे में जाऊंगी। अच्छा जी। या ड्रामा करूंगी। जी जी। मेरा लॉयर बनने का बड़ा शौक था, एरोस्टेस का बड़ा शौक था, दोनों शौक रह गए हैं और मैं इस तरफ आ गई हूँ। मतलब कि हालात वाक़यात ये आपको बना देते हैं दो रास्ते आप। लेकिन आपको रिग्रेट तो नहीं है ना कि आप इस फील्ड में हैं? आप खुश हैं ना? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि उसके अलावा यहाँ मेरी पहचान बहुत ज़्यादा है और बहुत इज्जत से, बहुत अच्छी पहचान है मेरी। तो स्क्रिप्ट मिलते ही मैं शाज़मा को किल कर देती हूँ। जब स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाता है शाज़मा वापस आ जाती है। तो लेकिन ये बहुत पेनफुल होता है, आपको पता बहुत है? पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है। तो ये आप किस तरह बैलेंस करती हैं? आप बीवी भी थीं, आप माँ भी थीं एक साथ, आप बहन भी थीं, बेटी भी थीं। शाज़मा हलीम है ना ये सारे किरदार। अब उसमें एक बिल्कुल एक ऐसा कि जी आप बेवा हैं जी। अब बेवा का मुशाहिदा आपका कहाँ से आता था? एक तो मैं शुरू से ही थोड़ी सी हसास थी। मैंने आपको बताया ना कि मतलब कि हमारा मतलब बड़े भाई नहीं थे। अच्छा जी। तो मैं बार बार सोचती थी कि भाई नहीं है, हमारा बाप एक है, और वो भी इकलौते हैं, कोई और मैन पावर नहीं गरीबी है, उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इलाके में नहीं है,
सवाबी में गांव में, छोटा सा गांव में, वहाँ हम रहते हैं, वहाँ छोटा सा घर है, मतलब ठीक है, अब अल्लाह ने दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये था कि मतलब मैं अपने बाप के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के काम करूँ। तो उससे मैं थोड़ी सी अपने रिश्तेदारों में इधर उधर देखती थी कि वो लोग तो बहुत पावरफुल है, वो आगे जा चुके हैं, तो सेंसिटिव हो गई, सेंसिटिव हो गई। तो एक वजह तो मेन वजह ये है। ठीक है जी। दूसरी वजह ये है कि शायद मेरी जो स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे बने हों कि जब आप मुझे थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो मैं फ़ौरन ही चेंज हो जाती हूँ, एक्सप्रेशन मेरे चेंज हो जाते हैं, एक्सप्रेसिव हैं बहुत आप। बिल्कुल। और तीसरी बात ये है असर साहब के, मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो एक्टर होता है ना, ये खुदादाद सलाहियत होती है। एक्टर को आप बना नहीं सकते। सारे लोग कहते हैं हमारे पास एकेडमी होनी चाहिए कि एक्टर को बना लें, 5 कदम इस तरफ जाए, 5 इस तरफ। मुझे पता है कि आपको फुटवर्क दिखाएंगे उसको, लेकिन अंदर की जो मतलब कि बढ़ास है या आपके जहन का या आपके गले का उतार चढ़ाव है, वो आप नहीं सिखा सकते किसी को। वो खुदादाद सलाहियत है, वो ऊपर से आती है। बिल्कुल सही। और मुझे फील होता था कि मुझ में कहीं एक्टर छुपा हुआ है, कहीं छुपा हुआ है, जिसे मैं निकाल सकूं। तो मतलब इसी पाकिस्तान टेलीविज़न में उस वक्त तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, थिएटर भी इतना नहीं था लेकिन इतना नहीं था, बस रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न, ठीक है जी, PTV ये होते थे। तो मतलब उसमें भी जाने के लिए काफ़ी लोग आते थे, काफ़ी लोगों को सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे, रिजेक्ट होते थे, गेट से वापस चले जाते थे। लेकिन मेरे लिए जो ज़रिया बना तो अल्लाह के बाद मतलब मोहम्मद इसरार यूसुफजई जो मेरे मामूज़ाद हैं, तो वो बने। उनने मेरे लिए शुरू में मतलब कि बात की प्रोड्यूसर से, लेकिन जब एक ड्रामा मैंने किया, आप यकीन रखें कि उसके बाद मुझे ड्रामे मिलते जाएंगे, 1 2 3 4, मुड़ के नहीं देखा। फिर नहीं मैंने मुड़ के बस फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा किरदार है जिसने शाज़मा हलीम को डैमेज किया? आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूं? जी होगा। और मुझे एक तो पता है, एक तो मुझे किरदार पता है आपका। मैंने एक ड्रामा किया था पाकिस्तान टेलीविज़न में जी, आसमान, जो पश्तो का ड्रामा था। अच्छा जी। उसमें मैंने रोशन आरा कैरेक्टर किया था। और एक मैंने फसीह बारी खान साहब का ड्रामा किया था, वो मेरी लिस्ट में, तारे अनकबूत। जी, तारे अनकबूत। तारे अनकबूत पे तो हम प्रॉपर बात करेंगे। आप मुझे बताएं, ये कौन सा ड्रामा? आसमान क्या? आसमान। इसमें क्या किरदार था आपका? इसमें मेरी एक ऐसी औरत का किरदार था जो पहाड़ों पे बड़ी होती है, पहाड़ों पे वो बकरियां चराती है, और एक खान का बेटा आता है, उसको पसंद करता है और फिर उसके साथ शादी कर लेता है। लेकिन जब खान को पता चलता है कि ये तो किसी चरवाहे की बेटी के साथ इसने शादी की है, तो वो उसको कहता है कि इसको तलाक दे दो। वो नहीं देता, उसको किसी और घर में ले जाता है कि मैं तो उसको तलाक नहीं। वो खान उसके ऊपर लगा लेता है इल्ज़ाम। अच्छा। नौकर बेचता है और खुद उस नौकर को गोली मारता है और फिर कहते हैं कि तुम्हारी बीवी ने इसको मतलब गोली मारी है। हाँ, अच्छा, और उसको गोली मारी है। और पुलिस आती है और उसको ले जाती है, और मैं जेल में जो एक्टिंग है मेरी जेल में, और फिर उसमें मैं मेंटली हो जाती है मेंटल। उसने आपको लगता है कि थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डैमेज किया है, बहुत डैमेज किया। उसके साथ ऐसा था कि जब मैं रिसेप्शन पे भी आती थी पाकिस्तान टेलीविज़न, और जब मैं साइन करती थी, अगर कोई कहता था कि आप लेट हो गई, तो मैं रोना शुरू कर देती थी। उसमें मुझे इतनी तकलीफ होती थी। आपका वो अलर्ट हो गया था अंदर। क्योंकि मैं जेल में रही हूँ, गए हैं रियल, हम जेल में गए पेशावर के, और हमने रियल वो सीन रिकॉर्ड किए हैं। और वहाँ पे जो जेल की औरतें हैं, उनके साथ मैं मिली हूँ कि कोई फांसी के इंतज़ार में बैठा था, कोई उम्र कैद में था, कोई किस तरह थी, और यंग लड़कियां थी, मुझसे कम उम्र, मुझसे ज़्यादा उम्र। तो उनको भी देख के तो आपने कितने सारे लोगों का जो मतलब, हालांकि वो लोग तो अलग अलग थे, लेकिन आपने देखे एक ही औरत होते, वो सब अपने अंदर समो लिया। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वो करना। बिल्कुल। और तारे अनकबूत, जी, तारे अनकबूत तो बहुत मुश्किल था। इसमें तो आप अपने बच्चों को खुद मार देती हैं। जी, वो तो बहुत मतलब क्या कैरेक्टर था। तो आपको थोड़ा सा, आपके बच्चे डरते तो नहीं थे आपसे? बच्चे भी उस वक्त छोटे थे। अच्छा जी। लेकिन जब मैं कर लेती थी, फसीह बारी खान साहब को और मजहर मुइन साहब को याद होगा, जब मैं बच्चों को एक को जो कुएं में फेंकती हूँ और उसके ऊपर तख्ता रख देती हूँ, बंद कर देती हूँ ना, तो
मैं फिर मेरा रोना नहीं बंद होता था। फिर फसी बारी खान साहब उठा के बड़े प्यार करते थे, मज़हर मोइन साहब बड़े आंसू वो करते थे, कहते खैर खैर बस हो गया। उस्मा गिलानी साहिबा ने मुझे इतना अच्छे तरीके से समझाया ना, मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि ये जो बड़े एक्टर होते हैं इनमें थोड़ी सी अना होती है, मगरूर होते हैं, गलत है ना। उस्मा साहिबा जहाँ भी रहे खुश रहे। मैं दोबारा कहती हूँ कि कोई ऐसा ड्रामा है उनके साथ दोबारा ड्रामा करने को दिल चाहता है, उसे सीखना। मैं वो जो ड्रामा है, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं उस ड्रामे के कई सीन्स अपनी एकेडमी में पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं आप लोगों के कई सीन्स जो हैं, अपने बच्चे जो मेरे एक्टर्स एक्टिंग सीखने आते हैं उनको मैं बताता हूँ। मतलब मेरे जो सिलेबस है उसमें आपके उस ड्रामा के कुछ सीन्स हैं, तो आप उसकी वर्थ देखिए कि वो क्या है। अच्छा, उज़्मा गिलानी साहिबा जो हैं वो बुनियादी तौर पे उसमें एक जादू, काला जादू करने वाली औरत बनी होती है, एक उल्लू होता है उसमें, और ये जो किरदार जब आपको ऑफर कैसे हुआ, क्योंकि आप तो KPK से हैं? जी, ये फसी बारी खान साहब ने मेरा एक ड्रामा देखा था जो खैबर टेलीविजन से हमने किया था। नाम क्या था उसका? उसका दर्द। अच्छा। दर्द। अच्छा। और उसमें मैं एक तवाइफ का रोल था। वो जब इसका दौर होता है, जब तवाइफ होती है, उसके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, सियासतदान और ब्रिगेडियर और पता नहीं कौन पहुंच वाले लोग आते हैं। लेकिन फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है, वो एक चरपाई में पड़ी होती है, उसके घर में सिर्फ एक उसकी तस्वीर लगी होती है जवानी की और फूल शूल बड़े और बड़े खूबसूरत उसमें, और ये पड़ी रहती है और ये सिगरेट पीती है। और वो सिगरेट उठा भी नहीं सकती, वो अपने हाथ को ऐसे हिलाती रहती है ना, तो सिगरेट नहीं उठाती। फिर एक चोर आता है खिड़की से, वो कहता है कि मैं चोरी करूँ ना, तो वो ढूंढता होता है इधर उधर ये फिर उस चोर को कहती है कि इसका मरने का वो होता है, ये बस मरने वाली होती है। उस चोर को ये कहती है कि मतलब कि आप बहुत लेट आ गए हो, जब मेरे पास जवानी थी, जब मैं कुछ देना चाह रही थी आपको तो मैं कुछ देती, मेरे पास कुछ नहीं, तो ये उसी के ये बातें करते करती उसी के साथ ही मर जाती है। उसके पास उसी के हाथ में ना ये मर जाती है, और वो चोर जो है तो उसकी वो तस्वीर उठा के ले जाता है ना। तो ये फसी बारी खान साहब ने ये सीन देखा था, उसने कहा है कि जब आप चरपाई में पड़ी थी, वो सिर्फ 2 कैरेक्टर का सीन वो था, एक मैं होती हूँ और एक मुंतजिम शाह साहब बाहर है, शाह साहब खुश रहे बहुत अच्छे, तो वो एक वो थे, वो चोर होते हैं। तो ये 2 कैरेक्टर का प्ले था, और वो कह रहे थे कि मैं किसी होटल में खाना खा रहा था और कह रहे थे कि मैं आपकी आंखों को और आपकी ज़ुबान को और आपके हाथों को और आपके होंठों को देखता था कि आप ये, कहते मैं पश्तो नहीं समझता था, कहते मैं कंटिन्यूसली, मैंने अपनी चाय ठंडी कर दी, मैं चाय पी रहा था लेकिन कंटिन्यूसली देख रहा था कि यार ये किस किस्म की एक्टिंग कर रही है। कहते हैं मैंने आपकी आंखों को उस वक्त देखा, फिर उन्होंने मुझे नंबर लिया खैबर से, फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज तक मुझे फसी बारी खान साहब, मैंने उनके साथ 2-3 ड्रामे किए। आपने गुगली महल्ला भी किया? जी, गुगली महल्ला भी उनके साथ किया। जी। क्या गम है आपको जो इतना छुपाती हैं? हम तो छुपने वाली चीज़ है ही नहीं। अभी भी छुपा रही मुझसे आप इस तरह बात कीजिए जिस तरह आप एक हकीम से, तबीब से, एक डॉक्टर से बात करें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आपकी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यासिर साहब, ऐसा है ना कि बाज़ गम जो होते हैं उनको छुपा के भी अच्छा होता है, क्योंकि आप उनको कह के भी नहीं जी सकते ना, तो जीने के लिए आपको गम को छुपाना पड़ता है। मेरे भाई हैं, मैं कहती हूँ कि वो अच्छे बंदे बन जाएं, अच्छे नौकरियों पे चले जाएं, बहुत मालदार हों। मेरी अम्मी है, मदर है, मैं कहती हूँ कि वो अच्छी लाइफ जिएं, और सारी ज़िंदगी मैंने कमा के उनको दिया। सारी ज़िंदगी मैंने, जब मेरी शादी हो गई तो फिर मैंने सारी ज़िंदगी कमा के अपने बच्चों को बड़ा किया। तो ये सेक्रीफाइसेस जो है ना, ये आपको अंदर से ख़त्म कर देते हैं। मैं इसको यूँ समझ रहा हूँ कि कहते हैं कि हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो कि पिसता है और फिर वो सड़क बनता है। आप अपने घर की वो सड़क है। बिल्कुल, यही बात है ना? बिल्कुल। तो इस सड़क बनने में लोग आप पे फिर पाँव रख के गुजर जाते हैं। यही बात है। तो फिर वो सड़क किसी काम की नहीं रहती। बिल्कुल जी, क्योंकि उसके रिपेयरिंग के लिए तो कुछ होता ही नहीं। ये दुख है आपका? ये दुख है। ये है ना? ये है दुख। आपके अपने बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। बेटे हैं दोनों? जी, दोनों बेटे। क्या नाम है उनके? बड़े का नाम मशाल खान यूसुफ ज़ई है और छोटे का नाम अब्दाल खान यूसुफ ज़ई है। अच्छा जी। और क्या उम्र है उनकी? एक की उम्र अभी 23 साल हो गई और एक 22 साल, तकरीबन 21 साल के। अभी 22 जुलाई में चला जाएगा। तो ये क्या करते क्या आपके बच्चे? छोटा वाला तो अभी आई एम साइंसेस यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा है। अच्छा जी।
और बड़ा वाला माशाल्लाह अभी 6 महीने हो गए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली उसने, इंजीनियर हो गया है। अच्छा, तो अभी किसी इदारे के साथ इंटर्नशिप कर रहा है। इंटर्नशिप इस्लामाबाद में? नहीं जी, इस्लामाबाद में नहीं, पेशावर में जी, यूनिवर्सिटी रोड पे। कैसा रिलेशनशिप है बच्चों के साथ? बहुत अच्छा, दोस्तों की तरह? बहुत है जी, बिल्कुल दोस्तों की तरह। मुझे एंटरटेन करते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इवन देन जब मैं जूता पहनती हूँ तो मेरा छोटा बेटा मुझे जूता पहनाता है। अच्छा। मैं खुद से जूता पहनना भूल गई हूँ कि जब मैं कि जब मैं बूट पहनती हूँ जॉगर टाइप या कुछ ऐसी, तो बड़े मुश्किल से तो जल्दी आके बैठ जाते हैं, छोड़े तो मुझे जूता पहना देते हैं। तो अच्छा है, मुझे बहुत बच्चे बहुत वो करते हैं और यही कहते हैं कि मतलब कि आप अपने बिजी रहें, अपना काम करें, हम आपके साथ हैं लेकिन आप अपना काम करें। क्योंकि जब मैं फारिग बैठ जाती हूँ तो फिर मैं बहुत सोचती हूँ, तो बस काम में लगी रहती हूँ हर वक्त काम। ये मैडम नौशाबा ने भी मुझे कहा था कि मतलब काम जो है ऑक्सीजन की तरह है ना, ऑक्सीजन है ना, यही बिल्कुल बिल्कुल बूस्ट होती, बूस्ट बंदे को बूस्ट मिलती है बैक से ना, कि आप काम करते हैं तो बूस्टिंग। अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि आपके हस्बैंड जो है वो अब आपके साथ नहीं रहते? आपकी अलग हुई है? आपकी डिवोर्स तो नहीं हुई? नहीं, वैसे ही हमने सेपरेशन कर लिया। जी। बस वो मेरे बच्चों के एक अच्छे बाप हैं, वालिद हैं, और इस बात पे तो समझौता है आप लोगों में? हाँ, कि आपकी ये जो अलहदगी है इसने आपके बच्चों के साथ तो मेरा ख्याल है कोई नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ ही थे जब मैंने उनको कहा कि भाई आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो आप शाज़मा अकील नहीं लिखती अपना नाम? नहीं लिखती, ये तो मैं शुरू से ही नहीं लिखती। हाँ, और शायद उसको ये दुख हो कि मैं नहीं लिखती। हो सकता है, यस, हिज लॉस। सही है, लेकिन आप जैसी इतनी अच्छी बीवी कोई कैसे छोड़ सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल डिवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, चीटिंग का दौर चल रहा है, और ये मैं सिर्फ औरतों को या मर्दों को नहीं कह रहा, बोथ साइडेड ये होती हैं चीज़ें। लेकिन आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक आर्टिस्ट हैं, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपसे शायद उम्मीद की जा सकती थी कि आपने बिल्कुल जी। अक्सर मैं ये सोचती रहती हूँ, अक्सर मैं बताती भी हूँ कि मतलब कि अक्सर लोगों की औरतें ऐसी होती हैं, बहुत मैं माफ़ी के साथ कहती हूँ कि औरतें ऐसी होती है कि उनको वो कहते हैं ना, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। बिल्कुल सही। लेकिन मैं हूँ जो मैंने एक जगह पे फोकस किया था, तो शायद इसका सिला। आपकी रफाकत कितनी अरसे रही है? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स? 25 ईयर्स में कहीं पहले आपको कहीं पर सस्पेक्ट हुआ था ये कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, या कोई ऐसी चीज़ हुई, या फिर आपकी अच्छी चलती रही शादी? बहुत अच्छी चलती रही, मतलब कि वो मैं बताऊं कि ही इज़ अ गुड जर्नलिस्ट, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड फ्रेंड एंड अ गुड फादर आल्सो, एंड अ गुड फादर। बट अगर जहाँ हस्बैंड की बात आती है तो उसको मैं नंबर नहीं दूंगी, ये अच्छे नंबर नहीं दूंगी उसको, क्योंकि वो अच्छे हस्बैंड नहीं थे। तो स्टार्ट से भी। हाँ, आपके फैमिली मेंबर तो नहीं है ना? नहीं। आप आउटसाइडर मतलब? जी, बस सवाद के रहने वाले। अच्छा जी। और मैं सवाबी से हूँ। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो मतलब कि हर चीज़ में अच्छा था, ख्याल भी रखते हैं, ये नहीं कि नहीं रखते थे, लेकिन ये कि फिर सम टाइम मुझे पता चला कि ये इनको मेरी टाइप की औरत पसंद नहीं है, मुझे ऐसा फील होने लगा। मे बी वो गलत हो, मतलब उनको शरीफ औरतें पसंद। हाँ। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारे माशरे में जो मर्द है, जी, और ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद मर्द हूँ, इसलिए मैं एक बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़ी एक हिम्मत का सवाल है, ये करते नहीं है लोग। एक कामयाब औरत आदमी को हमारे माशरे में, हमारे माशरे का जो मर्द है, वो एक कामयाब औरत से डरता क्यों है? आपको क्या लगता है बीइंग औरत कि वो खौफज़दा क्यों हो जाता है? औरत को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करता हमारा माशरा? तो खैर माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि लोग कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है। तो मैं कहती हूँ कि मतलब कि मेरी कामयाबी के पीछे एक मर्द का, मेरे बाप का हाथ था। अगर मैं कामयाब हूँ तो मैं अपने बाप की वजह से हूँ। हाँ, फिर इतने में इनको इतने नंबर देती हूँ कि मतलब कि मेरी एक्टिंग पे या मेरे बाहर जाने पे या मेरे ड्रामास पे या मेरे उस पे मेरे हस्बैंड ने कभी कोई वो नहीं किया, एतराज़ नहीं किया। अच्छा, आप मतलब उनकी रजामंदी और परमिशन से काम कर रही हैं? बिल्कुल, ये मैं करती थी, मतलब कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा। और आपके ससुराल भी मतलब? नहीं, कभी भी ओपन माइंडेड थे। ठीक है। लेकिन कहीं पे ऐसा आ गया, कोई मसला आ गया कि मतलब ये भी औरत एक औरत को नुकसान देती है, तो एक औरत की वजह से ही एक औरत को नुकसान होता है। सही है। और मेरे जहन में ये नहीं था कि मतलब कि 50 साल की उम्र में या 51 साल की उम्र में या 49 साल की उम्र में मतलब कि आदमी को भी ये वो होता है, क्योंकि औरत को नहीं होता,
औरतों में 95% ऐसी होती होंगी, शायद आप मेरे साथ इत्तेफाक करें या ना करें, 95% औरतों में से 5% ऐसी होंगी, मतलब कि 100 में से ना 5% ऐसी होगी कि वो कहेंगी कि हाँ 50 साल के बाद हमें कोई दूसरा बंदा चाहिए। अच्छा, लेकिन 95% बहुत अच्छी औरतें हैं। ठीक है, वो मतलब समझौता कर लेती हैं। हाँ, इस चीज़। और 100% मर्दों में से 5% मर्द ऐसे हैं कि जो वो कहती हैं, वो कहते हैं कि मतलब कि हम अपनी बीवी के साथ ही रहेंगे हम, लेकिन 95% मर्द ऐसे हैं जो 50 साल के बाद भी औरत। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि मतलब ये उलट है। अच्छा। हो सकता है आप मेरे साथ इत्तेफाक ना करें। और नहीं, इत्तेफाक इस तरह कि मुझे ये हो रहा है कि अब इसको क्या मैं बोलूं, बैड लक बोलूं कि आपका ताल्लुक उन 5% औरतों से है और आपके हस्बैंड का ताल्लुक 95 में से है। ये भी तो एक वो है ना। हाँ, अच्छा, कैसे डील किया आपने इस सदमे को? बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। कोई शोर नहीं डाला, कोई शाउटिंग नहीं, कोई नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा मतलब अकेले बैठ के थोड़ा रो लिया। थोड़ा मैडम अकेले नहीं आप रोती हैं, और थोड़ा नहीं रोती हैं, आपको हमने देखा ज़्यादा रोती, लेकिन हमें गुस्सा भी, हाँ नहीं गुस्सा भी इसी बात का था कि इतनी प्यारी मतलब खातून है, इतनी अच्छी, आपने अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइसेस दी एज अ बेटी, माँ, बहन, बीवी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। और साथ में आपने एक और रोल जो प्ले किया वो ये था कि आप हम जैसे लोगों को माशरे में सुधार रही थी, आप हमें इंस्पिरेशन दे रही थी। ऐसे लोगों के साथ क्यों, ये बात मैंने बड़ी दफ़ा सुनी, आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये सवाल मैं भी करती हूँ लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। नहीं है इसका जवाब, लेकिन हकीकत तो है। हकीकत है बिल्कुल कि हमेशा अच्छे लोगों को ख़राब लोग मिलते हैं और ख़राब लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। मैच नहीं होता। शायद ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले ने जोड़ी ऐसी बनाई है। मेरा ख्याल है जन्नत कमाने का तरीका है ये हमारे लिए। मेरा ख्याल है ये जो आप वक्त सह रही हैं ये आपको कहीं आखिरत में कहीं तो काम आएगा। बिल्कुल कहीं काम आएगा। आखिरत से मुझे सवाल आया कि बुनियादी तौर पे मुझे बताइए, मौत के मुताल्लिक सोचती हैं? आजकल तो बहुत सोचती हूँ। आजकल क्यों? मतलब जब बंदा 50 से अबाव हो जाता है ना थोड़ा सा, तो फिर देखिए मैं आपको एक अपने उसमें फार्मूला बताती हूँ कि जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर माँ बाप ये कहते हैं अभी 1 साल का हो गया, बर्थडे मनाई। फिर बच्चा जब लड़कपन में होता है तो बच्चा कहता है कि अभी मैं जवानी में जाऊँगा, मतलब कि बड़ा होऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ठेकेदार बनूंगा, कोई आर्टिस्ट बनूंगा कुछ। तो उसके सामने जवानी होती है। फिर जवान के सामने मिडिल एज होता है कि भी शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, उसके सामने होती है। लेकिन जब आप 50 क्रॉस कर लेते हैं ना तो वो कहते हैं अभी इसके बाद कुछ नहीं है, मैंने मरना है, अभी मौत आएगी। अब वो चाहे जब भी आए लेकिन मतलब कोई गोल नहीं रहता ना। गोल नहीं कहता। अभी 50 ईयर्स के बाद, 60 ईयर के बाद आपने कौन सा, जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार मैं अगर पहाड़ों पे चढ़ूंगा तो मेरी हड्डियां काम नहीं करेंगी, क्योंकि मतलब कि मेरे पास तो मैं तो 60 साल का हूँ तो मेरे पास एक्सक्यूज आ जाते हैं ना। तो मतलब 50 के बाद जब आप 50 प्लस हो जाते हैं फिर आपके पास इसके अलावा कि भाई किसी वक्त बुलावा आ जाए और नहीं मेरे पास कुछ। बस ये है कि एक मौत जो हकीकत है हमारे पास पड़ी। हाँ ये है कि ज़िंदगी को एंजॉय करना, मतलब कभी यासिर के पास आके बैठ जाना, कभी रेडियो चले जाना, कभी टेलीविज़न चले जाना, कभी माशाल्लाह बच्चे हैं जी, तो आपने उनके साथ इतना सब कुछ। जी मेरे बच्चे। अल्लाह ताला से कनेक्शन कैसा है आपका? बहुत मजबूत, बहुत ज़्यादा। लाडली हैं अल्लाह की? बहुत ज़्यादा। जो भी मतलब मांगती हूँ अल्लाह मियाँ पूरा कर लेता है, लेकिन ये कि सिवाय इस एक चीज़ के वो गलत थी। बस वो किस्मत की बात। चले वो भी कभी शायद आगे उम्र में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ ना, कई चीज़ों के जवाब हमें जी अल्लाह की मतलब कि मर्जी और राज की बात है ना कि उसका क्या राज है, क्या पता उसमें कोई राज होगा। अच्छा जी, इधर हम एक गेम दूसरी खेल रहे हैं, इसका नाम है हाई फाइव। 5 सवाल हैं, ठीक है, और ये एक मतलब जो जुमला है लेकिन आपने मुझे बताना है। शाज़मा हलीम की ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा क्या था? सबसे खुशी? सबसे खुशी के लम्हे तो बहुत आए, लेकिन सबसे खुशी का लम्हा जब मेरा बेटा जो है तो वो स्कूल गया और जब मैं उसके पास गई और वो दौड़ के मेरे पीछे आया और मेरे लिपट गया मुझसे ऐसे बाहें डाल के ना, और मुझे कहा कि मामा मैं कल भी आऊँगा स्कूल। रोया नहीं है ना। उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अच्छा। तो मैंने बार बार अपने पड़ोसियों को, अपने हस्बैंड को ये बात मैंने बार बार शेयर की कि बच्चा रो नहीं रहा। छोटा वाले को छोड़ा था तो वो रो रहा था, लेकिन बड़ा वाला जो था तो इस तरह बस दौड़ के आया और बड़ा मिला है तो बड़ा कहा है कि मम्मा कल आऊँगा स्कूल ना। तो इस पे छोटी छोटी बातों पे खुशी होती है। ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि सबसे सैड मोमेंट क्या था जिंदगी में? जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, एक्सपायर हुए। जी। तो मुझे इस बात की अभी तक वो है कि
उनने 2 दिन पहले मुझसे बात की है और मुझे कहा कि आप कब आ रही हैं। तो मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद आ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे कहती हैं, आती नहीं है, मैंने आपके साथ कोई बात करनी, मेरे छोटे भाई की मंगनी थी, उनके लिए उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तो कह रहे थे कि मैंने आपके साथ बात करनी है। मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगी। और मेरे हस्बैंड उन दिनों जा रहे थे अमेरिका। मैंने कहा अकेले अमेरिका चले जाएंगे और मैं आऊँगी आपके पास 20 दिन गुजारूंगी। तो मुझे कहा है कि वैसे कह रही हैं, आती और एक रात गुजार के चली जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं दाजी, हम दाजी कहते थे। मैंने कहा नहीं दाजी। इस्लामाबाद में थे? जी इस्लामाबाद में थे। तो मैं पेशावर से मुझे आना था। ठीक है। तो 2 दिन बाद उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उसको हॉस्पिटल लेके गए और 3 बजे उनको 4 बजे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। और फिर इन्होंने मुझे 6 बजे फ़ोन किया मेरी सिस्टर ने कि अब्बू ठीक नहीं है। मैंने वहाँ से, और ये बड़ी ईद के दिन थे, बल्कि 3 दिन बाद बड़ी ईद थी, मैं वहाँ से बड़ी मुश्किलों से, कुर्बानी के जानवर थे और रश था और गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन बड़े मुश्किलों से मैंने फ्लाइंग कोच में जगह बनाई अपने लिए और मैं आई हूँ। तो जब मैं टेक्सला पहुँचूँ तो टेक्सला में मुझे इत्तला मिली कि एक्सपायर हो गए हैं दादी। तो वो लम्हा मैं नहीं भूल सकती हूँ, अभी तक नहीं भूल सकती कि पता नहीं उन्होंने मुझे क्या कहना था और उनके दिल में मेरे लिए क्या था, मुझे क्या समझा रहे थे, क्या बता रहे थे। अभी मैं उनकी कब्र पे जाके मैं कहती हूँ कि दादी कभी ख्वाब में आके बता दें कि आपने क्या बताना था, लेकिन वो मेरे ख्वाब में भी नहीं आते, पता नहीं क्यों। यही दुख है मुझे बहुत ज़्यादा। ये मेरा अगला सवाल भी था कि सबसे बड़ा पछतावा क्या है आपको? यही है? नहीं, पछतावा तो सबसे बड़ा ये है कि मैंने शादी क्यों की। वो एक और ट्रेजेडी आपकी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप समझती हैं कि गलत इंसान से शादी करने से बेहतर है कि बंदा शादी ना करे? ये बेहतर है ना? बिल्कुल कि बंदा शादी ना करे या वेट कर ले। हाँ, वेट करे। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलें, आप उदास होगी, मुझे बताएं सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी ज़िंदगी? सबसे बड़ी कामयाबी मेरी ये है कि जब फ़ख्र है आपको कि जब मैं अब कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे सलाम करते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो फ़ौज में हो, चाहे वो ऐसे ही लोग हों। अगर मैं दुबई चली जाती हूँ, अगर मैं उम्रे पे 2 दफ़ा गई हूँ, सऊदी अरब में मुझे हाथों हाथ लिया गया है कि मैडम आइए। अगर मैं मलेशिया गई हूँ, अगर मैं कतर गई हूँ, अगर मैं चाइना गई हूँ, अगर मैं अफ़गानिस्तान गई हूँ, जहाँ भी गई हूँ लोगों ने मुझे ऐसे हाथों हाथ लिया है। और मुझे अजीब लगता है कि मतलब अच्छा लोग मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं। मैं तो अपनी शाज़मा को इतना नहीं जानती हूँ कि ये इतनी है। तो जब मैं आके बैठ जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि देखा तुम्हारी माँ क्या चीज़ है। तो वो कहते हैं हाँ हम मानते हैं। मुझे इस पर फ़ख्र होता है बहुत। अच्छा मुझे बताएं, आखिरी जो सवाल है इसका वो ये है कि सबसे बड़ा कोई प्लान या ख्वाब जो आपके जहन में हो जो अभी तक पूरा ना हो? सबसे बड़ा प्लान अब यही है जी कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। अपने भाइयों को कामयाब होता देख रही थी, अपनी बहनों को, और चले शुक्र है वो स्टेबल हो गए थोड़ा बहुत। और अभी जो है तो मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं तो वो कामयाब हो जाएं और मैं सुकून से पूरी दुनिया की सैर करूं। पूरी दुनिया जिम्मेदारी जैसे ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं जिम्मेदारी तो नहीं ख़त्म होती, लेकिन ये है कि आपको अपने लिए वक्त मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, अब आप डिज़र्व करती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने इतना कुछ कर लिया ना, हर इंसान की एक सख्त एक हिम्मत बिल्कुल, तो वो भी है। अच्छा दूसरा मुझे बताएं कि आप काम करने में तो इंटरेस्टेड है ना अभी? बहुत ज़्यादा। तो अभी आप आजकल क्या कर रही हैं? आजकल मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ पीटी नेशनल के साथ प्रोग्राम करती हूँ 1 से लेकर 2 तक। और उसके अलावा प्राइवेट काम करती हूँ। दुबई में जावेद खान मोहम्मद साहब है, उनकी ये रियल एस्टेट में काम करते हैं तो उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। अच्छा जी। तो इसके अलावा जो है तो मैं आर्टिस्ट एक्शन फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जो आर्टिस्ट हैं हमने उनको इकट्ठा किया भाई। जो गरीब पेशावर की बात करिए जी। अच्छा जी। जो गरीब हैं उनको मतलब कि हम फंडिंग्स करते हैं उनके लिए। अभी रमज़ान आ रहा है तो उनको राशन देते हैं, उनको पैसे देते हैं ईद में उनको, तो उनके लिए एफर्ट्स करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप बुनियादी तौर पे सोशल हेल्प अब ज़्यादा करने लगी, लेकिन आप अदाकारी में पीछे क्यों हो गई हैं थोड़ी सी? लोग कुछ गिला कर रहे हैं आजकल के शाज़मा जी ज़्यादा काम नहीं कर रहे। एक्चुअली पाकिस्तान टेलीविज़न ड्रामा नहीं बना रहे हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न के अलावा भी तो लोग। हाँ, और प्राइवेट ड्रामा वही वाली बात है कि यासिर के उस तरह कैरेक्टर नहीं है जिसमें आप अपने आप को ढाल लो जैसे पिछले ज़माने में होते थे।
तो वो लोग भी नहीं रहे, वो लोग भी नहीं रहे। अभी भी मैंने एक उसका किया, यूट्यूब के लिए एक ड्रामा किया। अच्छा जी। तो ये लोग, सॉरी टू से, बट ये लोग पैसे बहुत कम देते हैं ना, कि भाई 15 मिनट का, 20 मिनट का या आधा घंटे का ड्रामा है और आप आएंगे, आपको 5,000 रुपये देते। तो मैंने कहा ये अजीब सी बात है ना। मैंने कहा मैं नहीं करती हूँ ना। फिर ये है कि अभी जो डायरेक्टर उस्मान साहब के साथ मैंने काम किया, तो उन्होंने मुझे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब कि घर गाड़ी भिजवाना, फिर मतलब कि अच्छी पेमेंट करना। मैंने कहा भाई मैं एक दिन के इतने पैसे लूँगी, अगर 2 दिन है तो इतने नहीं। उन्होंने कहा कि पैसे कोई बात नहीं मैडम, आप हमारे साथ काम करें। तो उनके साथ काम करके मुझे मज़ा भी आया। थोड़े थोड़े ऐसा काम लोग आ रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं इस तरफ, अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। लेकिन ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आपको पता है, हाँ वो एक है ना, वो एक थोड़ा सा तो है, उसमें थोड़ा सा है। सही है, सही। लेकिन आप काम तो करेंगी ना, काम आप काम छोड़ेंगी तो नहीं? नहीं, देख लीजिए, आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। नहीं छोड़ना आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम कोई बात कहना चाहेंगी, दिल की बात? बस यही बात कहूंगी कि जो आपके साथ अच्छे हैं तो उनके साथ मुनाफकत मत करें। ये जो मुनाफकत है ना, ये पहले तो अल्लाह को नहीं पसंद। फिर जब मुनाफिक लोगों के साथ हम बैठते हैं, फिर उन पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, फिर उनके साथ अपना दुख शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अपने दोस्त के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ मुनाफिक मत रहें, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये आपके साथ कुछ और है, मेरे साथ कुछ और है, ये मुनाफिकत में तो हाँ जी। और अल्लाह मियाँ भी फरमाता है कि मुनाफिकीन मतलब कि उनकी क्या कैटेगरी है मेरे नज़दीक, तो कौन सा दर्जा है, दोज़ख कौन सा दर्जा मुनाफिकीन का है आपको पता है। तो मैं कहती हूँ कि मतलब कि मुनाफिक इंसान को नहीं होना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी में से भी मुनाफिक इंसान को निकालना चाहिए, निकाल दें। अच्छा, ख़त्म कर, मतलब अगर आप, सुकून हो जाता है थोड़ा सा। ये 5-6 महीने में बहुत सुकून से हूँ। और ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया? मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बहुत एक्सपीरियंस। और जब तक वो मुनाफिक इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा था, आपको समझ नहीं आ रही होती ना गलती कहाँ हो रही है। बिल्कुल सही। अब आप खुश हैं? तकरीबन खुश हूँ, बहुत तकरीबन। मतलब मेरे काम जो है तो ये 5-6 महीने से अब सेटल हो गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, और आप यकीन रखिए मुझे हर प्रोड्यूसर कास्ट कर रहा है, मुझे हर जगह से ऑफ़र आ रही हैं। मुझे मतलब कि सोशल वर्किंग में भी लोग, बड़े बड़े लोग, मतलब कि दुबई से अभी वो कह रहे थे कि भाई आप आएँ दुबई में, रोज़ाना हमारे साथ गुजारें और हमारे लिए काम इधर करें। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं तो मैं इनके साथ ईद गुजारना चाहूँगी, ईद के बाद आपके साथ। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब आपकी लाइफ से गलत बंदा चला जाता है ना, तो रहमतें भी नाजिल होने शुरू हो जाती। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, रहमतें आपके ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाती। तो मतलब अभी जो है तो अभी मैंने अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर दिया। और मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ आप और मज़ीद भी हो जाएंगी। जी। और आप माशाल्लाह बहुत सेटल्ड और वेल ऑफ लाइफ गुजार रही हैं। आपका मतलब अल्लाह ताला का आप पे करम है, और मेरा ख्याल है कि ये आपको इन्हीं बातों का सिला मिल रहा है जो आपने पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ की है हम जैसे फजूल लोगों के लिए, जिनको आपने सिखाया, आपने तरबियत दी। एक तरह से उस्ताद हैं आप हमारी। मैं इसलिए आप लोगों को मदऊ करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि आप जैसे लोग जो हैं बुनियादी तौर पर वो हमारे उस्तादों में आते हैं, और इससे आपकी एज का या आपके एक्सपीरियंस का कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, इसका बुनियादी तौर पे आपकी कुर्बानियों से ताल्लुक है। बिल्कुल। कुर्बानी जब सेक्रीफाइस कोई एक्सेप्ट करता है, कोई उसको एक्नॉलेज करता है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को हम और कुछ दे सकें ना दे सकें, लेकिन एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट तो दें जिसके आप हकदार हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं मतलब इसी तरह आप जैसे लोगों को, और आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रही थी लोगों की, हमारे जो ऑडियंस है, क्योंकि हमारी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, और हमारे जो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे और बड़े सुलझे हुए लोग हैं। तो उन्होंने जब ये बोला कि शाज़मा हलीम नहीं आ रही, तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता। तो एक तो आप वादा करें कि आप खुश रहेंगी इंशाल्लाह, दूसरा वादा करें आप काम करेंगी ज़्यादा। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। काम तो मैं करती रहती हूँ बहुत ज़्यादा, और मज़ीद भी करूँगी। मेरे फैंस जो है तो मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इंशाल्लाह इनके लिए काम करूँगी, आप लोगों के लिए काम करूँगी, और सबसे ज़्यादा अपनी सेहत के लिए काम करूँगी। जी बिल्कुल। फील ना हो कि ये मतलब कि 60-70 साल की हो रही है तो बस खत्म हो रही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि देखिए आपसे कितने बड़ी उम्र के लोग जो अभी तक काम कर रहे हैं, तो ये इसकी वजह ये कि इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अब आपकी असल उम्र आई है काम करने, क्योंकि अब आप पुख्ता हुई हैं अपने क्राफ्ट में, अपने आर्ट में। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको, और मेरा ख्याल है लोगों को भी थोड़ी अकल आनी चाहिए कि आप जैसे लोगों को जो है ना थोड़ा मतलब करैक्टर्स दें इस तरह के, उनको कुछ उनकी वर्थ के मुताबिक काम दें, तो फिर ये होता है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं,
आपके लिए दिल से बहुत दुआ है। और शाज़िमा जी, ये मेरा एक ऑनर है, ये लम्हा मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आप बेशक फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रही हैं, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम लोग साथ में कोई प्रोफेशनल काम भी करें। और आपके बच्चों के लिए, आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।